हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और क्योंकि भाई अब यहाँ पर हमारा 10 दिन का 11 दिन का यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रेक स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे को लगता है कि एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है एक ऐसा एपिसोड बनाने की जो कि मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हम आज के इस एपिसोड में एक नहीं बल्कि अनेकों पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, अनेकों टीम के बारे में बात करने वाले हैं, अनेकों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है एक सीजन रिकैप करने की। क्या हमने यहाँ पर जब सीजन स्टार्ट हुआ था तब हमारी सोच थी, तब हमारे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट थे, और आज जब हम 2 महीने अंदर जा चुके हैं सीजन के, तब हमारे यहाँ पर क्या सोच है और क्या यहाँ पर ओपिनियंस बने हुए। लेकिन उसके लिए हमको पहले 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सीजन स्टार्ट होने से पहले असल में फुटबॉल जगत में चल क्या रहा था। देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर एक्सपेक्टेशन और चैलेंजेस की बात करें, देखो यहाँ पर नेपोली ने लगभग 30 साल बाद लास्ट टाइम सर डिएगो आर्मांडो मैराडोना के एरा में यहाँ पर स्कुडेटो जीता था। वो इतिहास रचा उन्होंने 30 साल बाद, और लेकिन जिस मैनेजर ने वो इतिहास रचा वो यहाँ पर छोड़ के चले गए, स्पेलेटी यहाँ पर छोड़ के चले गए, और उनकी जगह आते हैं यहाँ पर अल सैक्सी नसर के फॉर्मर मैनेजर रूडी सैक्सी गार्सिया। अब रूडी गार्सिया खैर अभी यहाँ पर बात करें किस तरीके से गांड पे लात लगने वाली है, लेकिन इसी के साथ भाई पीएसजी में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ। यहाँ पर क्रिस्टोफर नॉट सैक्सी गाल्टियर यहाँ पर सैक हो गए, और उसके चलते यहाँ पर एम्बापे वहीं रुके और एक ट्रेबल विनर मैनेजर लेके आए जो कि उनका अल्टीमेट ऑब्सेशन पूरा करने वाला था या करने वाला है क्वेश्चन मार्क, लुइस एनरिके फॉर द चैंपियंस लीग। तुमको पता है लीग 1 वहाँ पे कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑब्सेशन है चैंपियन लीग, वो माने या ना माने। इसी के साथ भाई एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर फेरबदल हुआ, वो था कि टॉटनहम के स्टार हैरी केन ने ज्वाइन करा बायर्न म्यूनिख को, और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है हैरी केन के लिए, क्योंकि ट्रॉफी नहीं जीती ना भाई, मतलब इंग्लैंड के कैप्टन हो आप, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ 21st सेंचुरी के, लेकिन आपके पास दिखाने के लिए एक भी ट्रॉफी नहीं है सिवाय आउडी कप के। आउडी। इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का, तो वो भी भाई एक ऐसी जर्नी पर जाने वाले थे जहाँ पर उनको ट्रेबल डिफेंड करना था। 1 ट्रॉफी नहीं, 2 ट्रॉफी नहीं, बल्कि 3 ट्रॉफी डिफेंड करना था। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि यहाँ पर बैलन डोर पर हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल एक यहाँ पर कैंपेन भी था अर्लिंग हालैंड का, साइड क्वेस्ट कह सकते हो कि उसको बैलन डोर जीतना ही है इस बार। तो खैर वो मेसी से हार गए, मच डिबेट। लेकिन यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के रिगार्डिंग ये बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया अपने स्क्वाड में बहुत सारे चेंजेस करके। बेलिंगम ने यहाँ पर लिवरपूल को थोड़ा सा साइड करके यहाँ पर रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया। मच एंटिसिपेटेड यहाँ पर एम्बापे को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बेलिंगम साइन करता है रियल मैड्रिड के, काफ़ी हाइप थी, लेकिन यह हाइप कुछ भी नहीं थी जो कि आने वाले 2 महीने में हाइप बनने वाली थी। इसी के साथ यहाँ पर 3 क्लब जो कि अपने डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे थे, उनको फिर से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। उसमें थे यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यहाँ पर आर्सेनल और यहाँ पर चेल्सी, सब ने यहाँ पर काफ़ी बड़ा पैसा खर्च करा। और इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर सऊदी फुटबॉल के, अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो करीम बेंजिमा यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, नेमार ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पर काफ़ी बड़े प्लेयर्स ज्वाइन करते हैं। ऑफकोर्स वो काफ़ी सारे प्लेयर्स को लेके आने में भी फेल हुए, जिसमें सबसे बड़ा नाम था मोहम्मद साला। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं कि सीजन के पहले हफ्ते में क्या हुआ था, सीजन के पहले हफ्ते में क्या मूड था, जहां एस्टन विला या न्यूकासल ने 5-1 से एस्टन विला को तोड़ा। एंड मैं आपको बता दूं एस्टन विला ने काफ़ी अच्छी साइनिंग करी थी, मूसा डियाबी को वो लेके आए थे। किस टीम से लेके आए थे? बायर लेवरकुसन से। लेवरकुसन की क्या हालत थी उसकी भी बात करेंगे। इसी के साथ पहले ही वीकेंड पे बार्सिलोना ने गेटाफे के साथ ड्रॉ कर दिया था, और ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी, पर्टिकुलरली जिस तरीके से यहाँ पर बार्सिलोना ने सारा बिजनेस वगैरह करा था। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि चेल्सी ने यहाँ पर पहले मैनचेस्टर सिटी को झटका दिया, कोल पाल्मर को खरीद के, और उसके बाद यहाँ पर लिवरपूल और आर्सेनल को झटका दिया रोमियो लाविया और मोइस कसीडो को खरीद के। और हमने ये भी नहीं भूलना चाहिए किस तरीके से ब्राइटन ने कसीडो को लेके मामला थोड़ा सा पेचीदा ही रखा था। इसी के साथ यहाँ पर हमको नहीं भूलना चाहिए कि कैसे 12 तारीख, 16 तारीख और 20 अगस्त को लियोनेल मेसी की इंटर मियामी ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी कि यहाँ पर अल्टीमेटली उन्होंने शार्लेट, फिलाडेल्फिया और फाइनल में नेशविल को हरा के, वो भी पेनल्टीज पे, लीग कप जीता, जो कि इंटर मियामी की पहली ट्रॉफी थी। और इसी के साथ लियोनेल मेसी ने अपनी छाप, जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी छूट रही थी, वो भी उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से मार्क कर दी। इसी के साथ यहाँ पर हमको नहीं भूलना चाहिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल हिलाल के अगेंस्ट अपना कमबैक गोल करके यहाँ पर अल हिलाल को हरा के वर्ल्ड कप से बड़ा यहाँ पर अरब क्लब चैंपियंस कप जीता था, जो कि अगेन अल नसर के कैंपेन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है।
और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर में छोटी टीम के अगेंस्ट तो ऑफकोर्स इस साल तो पेल ही रहे हैं, लेकिन देखो रियद 11 के जब खेला था तो PSG को पेल दिया था, फिर अल हिलाल को पेल दिया था। बड़ी टीम के अगेंस्ट ही ऑलवेज 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 स्कोर्स। इसी के साथ अब बात करते हैं कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स की। 2 महीने हो चुके हैं, यहाँ पर कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन पे बात करना बनता है। लगभग आई थिंक हमारे पास 8-9 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, क्यों टेन हैग और जावी अब एक लाइन में यूज किए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स पिछले कुछ एपिसोड से मैं टेन हैग और जावी का नाम एक ही लाइन में ले रहा हूं। काफियों को पसंद आ सकता है, काफियों को पसंद नहीं आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के व्यूज काउंट होते हैं। यहां पर टेन हैग और जावी को आप एक लाइन में इसलिए यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों के पास ही एक चीज कॉमन है और वो है क्रेडिट। असल में बात यह है कि दोनों ने जो जॉब एक्सेप्ट करी थी उस क्लब की करंट कंडीशन यहां पर बहुत ज्यादा खराब थी। ऑफ कोर्स दोनों के अपने मायने हैं, लेकिन खराब तो थी। ठीक है, जावी की अगर हम बात करें, बार्सिलोना उस टाइम काफी बड़े टर्मोइल में थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड खैर वो टर्मोइल में हमेशा रहती है। तो यहां पर दोनों ने एक काम करा था। टेन हैग ने लीग कप जितवाया था, जो कि तुम में से काफी लग सकता है कि अगर वो आउडी कप नहीं है ये, तो ये ज्यादा से ज्यादा मारुति सुजुकी कप है। लेकिन असल में बात ये है कि 2017 के बाद, यानी कि जब जोसे मोरिनो के साथ यूरोपा जीता था, उसके बाद से यूनाइटेड ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी। द बिगेस्ट क्लब इन द इंग्लैंड एंड स्टिल नो ट्रॉफी। फिर भी रेवेन्यूज, फिर भी स्पॉन्सरशिप, फिर भी पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी इतना बड़ा है, फिर भी इतना पॉपुलर है, फिर भी इतना बड़ा फैन बेस है, तो ट्रॉफी बहुत मायने रखती है। एटलीस्ट लिवरपूल और सिटी का एरा एंड करना है तो एक ट्रॉफी तो जितवानी पड़ेगी। जावी की अगर हम बात करें, जावी ने लीग टाइटल जितवाया था। लीग टाइटल कब जितवाया था? जब आप प्लेयर खरीदना अलाउड नहीं थे। लीग ऑफ कोर्स तुम कहोगे कि इस पे पेड्री है, गावी है, बाल्डे है और यहाँ पर कुछ कुछ हद तक अंसु फाटी है, लेकिन इनको बनाया किसने है? भाई साहब ने। अगर ठीक है, तुम में से काफी लोग ऑफेंड हो जाओगे कि बनाया थोड़ी है, तो रोनाल्ड कोएमन ने लॉन्च करे थे, बट किसने वो प्लेटफॉर्म दिया, किसने वो सिस्टम दिया जहां पर ये उछल के यहाँ पर परफॉर्म करेंगे? जावी था। तो दिक्कत कहाँ आई है? दिक्कत यह है कि जितनी जल्दी क्रेडिट हो रहे हैं उससे ज़्यादा तेज स्पीड से डेबिट हो रहे हैं। टेन हैग की अभी की बात करें, 50 साल में इससे खराब परफॉर्मेंस नहीं है। इवन दो प्रीमियर लीग में अच्छी दिख रही है, काफ़ी सही दिख रही है, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज सबको पता है कि ये तो मरता क्या ना करता, डूबता हुआ आदमी हाथ पैर मार रहा है। जावी की बात करें, सेम सिचुएशन। ला लीगा में अभी बने हुए हैं, चैंपियंस लीग में अच्छे बने हुए हैं, लेकिन 4-5 गेम ऐसे चले गए जहां पर लग रहा है कि भैया मरता क्या ना करता, डूब रहा है इसलिए हाथ पैर मार रहा है। ठीक है, किसी लेजेंड के बारे में बोलना ऐसा अच्छा लगता। खैर, इसी के साथ बात करते हैं इंटर मियामी की और अल सैक्सी नसर की। दोनों को मैं इसलिए कर रहा हूँ, यूरोप से बाहर की टीम है। हमको पता होना चाहिए कि इंटर मियामी, जैसे मैंने तुमको बताया, 12, 16, 20 अगस्त को कैसे कप जीता और उसके बाद कैसे लियोनेल मेसी की परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस आ रही थी, लेकिन पिछले 10 गेम से इंटर मियामी जीती नहीं है। और इसमें सब काउंट कर लो तुम, इसमें वो प्लेऑफ से बाहर भी हो गए। ऑफ कोर्स इसमें लियोनेल मेसी की इंजरी थी तो वो प्लेऑफ में इतना जादू नहीं कर पाए जितना मेसी के साथ है, लेकिन मेसी जब आए, जिसमें वो प्लेऑफ में ऑलरेडी बाहर जा चुके थे, उसमें भी वो हार गए थे। और आई थिंक उसमें यहाँ पर शार्लेट FC से वो हार गए थे जब उन्होंने हराया था। इसके बाद अभी लियोनेल मेसी का जो 8वां बैलन डोर एंजॉय करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के अगेंस्ट एक फ्रेंडली रखा था, वो भी वो हार गए। तो यहाँ पर बात असल में ये है कि इंटर मियामी पिछले 10 गेम हार गई है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि लियोनेल मेसी यहाँ पर मतलब लाइक उसका जादू खत्म हो गया? अगर हम टाटा मार्टिनो यानी कि इंटर मियामी के मैनेजर के शब्दों की बात करें, तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास 3 कॉम्पिटिशन थे, और हाँ, हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि वो ह्यूस्टन कप भी फाइनल हार गए थे। उन्होंने कहा 3 कॉम्पिटिशन थे, 1 जीत गए, 1 के फाइनल में हार गए, तो हम समझते हैं। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ कहा है कि ये टीम एग्जॉस्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि टीम के प्लेयर लिटरली थक गए हैं और लेजिट बस यही रीज़न है। देखो, मेरे को लगता है कि जहाँ ये पार्शियली ट्रू है, जहाँ ये गलत है, वहाँ दिक्कत ये बात है कि ये मानने को तैयार नहीं है कि लाइक लियोनेल मेसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इंटर मियामी लियोनेल मेसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट तो समझ आता है, ठीक है, लेकिन खैर वो इंटर मियामी का तो पूरी MLS डिपेंडेंट है। लेकिन इंटर मियामी सोलली यहाँ पर स्पोर्टिंग रीजन पर डिपेंड हो, ये समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि इंटर मियामी के पास प्लेयर्स भी हैं, पैसा भी है और अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो लियोनेल मेसी के अराउंड बिल्ड कर दे टीम को, बट ऐसा हुआ नहीं। लियोनेल मेसी इंजर्ड हुआ, पूरी इंटर मियामी ढह गई। और मैं क्यों ढह गई कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इनके पास जॉर्डी एल्बा भी है, इनके पास सर्जियो बुस्केट्स भी है और इनके पास जोसेफ मार्टिनेज जैसे प्लेयर थे। यस, इन सारे प्लेयर्स के सामने मार्टिनेज सस्ता लगता है, लेकिन अच्छा है। इसी के साथ जो तीसरा सवाल आता है, क्या न्यूकासल यूनाइटेड और टॉटनम का अप डाउन चेक, लाइक रियलिटी चेक आने वाला है, डाउन टर्न आने वाला है, ट्रिपियर का पता चला? देखो, मेरे को यहाँ पर लगता है कि न्यूकासल यूनाइटेड और टॉटनम दोनों को एक ब्रेक की जरूरत है और इंटरनेशनल ब्रेक बहुत सही टाइम पे है। न्यूकासल यूनाइटेड के जो बर्नमथ के अगेंस्ट मैच था उसमें उनके 11 से 12 प्लेयर, फर्स्ट टीम प्लेयर इंजर्ड या सस्पेंडेड थे।
ऐसे में यहाँ 17 साल के बच्चों को यहाँ पर बिठाया जा रहा है क्योंकि ब्रूनो गुमारेश सस्पेंडेड था और सैंड्रो टोनाली यहाँ पर ऑफकोर्स 10 के 100 करने के चक्कर में वो बाहर है इस समय, बैन है वो 10-11 महीने के लिए। टॉटनम की बात करें वो भी हार गए वुल्व्स से। ऐसे में यहाँ पर उनको समझ में आ रहा है दोनों मैनेजर्स को कि जो प्रोसेस है वो लंबा है। और मेरे को लगता है कि न्यूकासल यूनाइटेड और टॉटनम की बात करें तो उनके लिए रियलिटी चेक ये नहीं है कि उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है, उनके लिए रियलिटी चेक ये है कि मात्र 3 गेम चाहिए उनको टाइटल कंटेंडर से टॉप 4 की रेस में आने के लिए, और मात्र 3 गेम और चाहिए उनको टॉप 4 से टॉप 4 की रेस में भगवान करे हम आ जाए इसमें आने में। और टॉटनम अभी हमको नहीं भूलना चाहिए कि इवन दो वो एक ही हफ्ते में 6 पॉइंट गवा चुके प्रीमियर लीग से, लेकिन स्टिल उनके पास एक वरदान ये है कि उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा करा है और उसकी तारीफ पूरी तरीके से बननी चाहिए। जहाँ तक मेरे को लगता है कि दोनों ही क्लब के फैन बेसिस को और न्यूट्रल फैन बेसिस को इन दोनों पे अभी नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स तुमको देखो कि न्यूकासल टॉटनम की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, आगे पोस्टेकोग्लू जो प्लेयर लेके आए थे वो तो खेल ही नहीं रहे थे, है ना। वो किसको खिला रहा था, जो कि पिछले 3-4 साल से नए मैनेजर्स, पोचेटिनो तक का कोई प्लेयर होगा उसमें, शायद से एरिक डायर, जोजे मोरिनो का भी एक प्लेयर होगा और यहाँ पर एंटोनियो कॉन्टे का प्लेयर होगा। तो 3 मैनेजर्स के प्लेयर को वो अपनी टीम में खिला रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक रियलिटी चेक है। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर, क्या सीरिया में यूवेंटस का कमबैक आ गया है और नेपोली के वैक्यूम का अब क्या होगा। यूवेंटस 5 होम गेम्स लगातार जीत रही है या फिर 5 लीग गेम्स वो लगातार जीत रही है। इस समय अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉप हाफ ऑफ द टेबल की बात करें तो इस वीकेंड सिर्फ 3 ही टीम जीती थी, दैट वाज इंटरनेशनल, जुवेंटस और फ्योरेंटिना, और फ्योरेंटिना को यूवेंटस ने हराया था। यूवेंटस टॉप ऑफ द टेबल गई थी लेकिन अभी फिलहाल 2 पॉइंट पीछे चल रही है। असल में बात यह है कि 2 पॉइंट पीछे तो चल रही है, लेकिन क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यूवेंटस पर्टिकुलरली अभी 6 पॉइंट आगे है 3rd प्लेस से, और जहां पर मैंने तुमको कहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द टेबल में जहां 3 ही टीम जीती है वहां पर 6 पॉइंट बहुत मायने रख जाते हैं। हमको, मैं क्यों बता रहा हूँ यूवेंटस की पर्टिकुलर स्टोरी, क्योंकि हमको नहीं भूलना चाहिए कि अप्रैल मई में हम ही लोग थे जो कि एलिगरी को हराम बॉल बोल के बाहर निकालना चाह रहे थे, बहुत बड़ी चीज़ थी। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। यस, फुटबॉल बहुत अच्छा नहीं हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, कह सकते हो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एलिगरी ने काम करके दिखाया है। यस, यहाँ पर यूवेंटस पे फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं। यस, पिछले साल यहाँ पर यूवेंटस पे 15-16 पॉइंट का डिडक्शन लगा दिया था। यूवेंटस पे फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से प्लेयर नहीं खरीद पा रहे, कुछ डील्स टूट गई, कुछ डील्स यहाँ पर नहीं हुई, पॉल पोग्बा इंजर्ड है तो पैसों की बर्बादी भी हो रही है। लेकिन इन सब के चलते एलिगरी, मेरे को लगता है कि इतना एक्सपीरियंस मैनेजर है कि उसको पता है कि यहाँ पर स्क्वाड को कैसे साथ में रखना है, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसी के साथ मेरे को लगता है कि एक और टीम जिसके बारे में बात करना है, क्योंकि उसकी मैनेजर को सैक करने की बारी भी चल रही थी, वो था यहाँ पर डियोगो सिमियोनी। सिमियोनी ने काम इतना तगड़ा करा है कि आज के टाइम पे बात करें तो ला लीगा में या फिर यूरोपियन टॉप 5 लीग में टॉप 6 या टॉप 7 टीम में आती है जिसने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करे हैं। अगर टॉप नंबर 1 टीम के बताऊँ तो ताबड़तोड़ है, आई थिंक इट्स टॉप 2 टॉप 3 में आती है गिरोना। खैर, अगर एथलेटिको मैड्रिड की बात करें तो जिस तरीके से उसने ग्रीजमैन और मोराटा को यहाँ पर अपना नया वो बनाया है, और आई थिंक नया जो प्लेयर है लीनो, उसको यहाँ पर एक तरीके से कराया और हरमोसो को डाल दिया, यहाँ पर वित्सल को सेंटर बैक में डाल दिया। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जो 5-3-2 के बेसिस पे चलता है, फिर 4-4-2 हो जाता है, हाई प्रेस भी हो सकता है, लो ब्लॉक भी रख सकते हैं, मिड ब्लॉक भी रख सकते हैं, इनको प्रेस करना भी आता है, इनको काउंटर करना भी आता है और इनको पोजीशन फुटबॉल भी खिलाना आता है। आई थिंक ओवरऑल यहाँ पर एक रेवोल्यूशनाइज किया है, और उसके पीछे ये है कि अब आपके पास जो स्क्वाड मोराल है वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जाओ फिलिक्स नहीं है वहाँ पर। आपके पास जो पूरे आइडियाज़ हैं उसको पूरी तरीके से बैक किया जाता है, एंड ऑफकोर्स आपके रिजल्ट्स में निकल रहे हैं, क्योंकि ग्रिजमैन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, और यहाँ पर एल्वारो मोराटा मेरे को लगता है कि अपने करियर के बेस्ट सीजन में चल रहा है। नेपोली की बात करें, नेपोली एक बहुत बड़े वैक्यूम में जा रही है, क्योंकि रूडी गार्सिया से जो एक्सपेक्ट किया गया था वो हुआ नहीं। आप सोचो कि रूडी गार्सिया की अथॉरिटी को इतना अंडरमाइन कर दिया खुद नेपोली ने कि रूडी गार्सिया के होते हुए भी जब वो जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, तभी यहाँ पर एंटोनियो कॉन्टे के रिगार्डिंग उन्होंने ये कह दिया कि भाई आ सकता है तो आ जाए, लेकिन एंटोनियो कॉन्टे ने कहा कि हम मिड सीजन नहीं आएंगे। सोचो, उसके ही क्लब के प्रेसिडेंट ने ऑन इंटरव्यू ये कह दिया कि मैं तो यहाँ पर बाकी मैनेजर्स के पास जा रहा था, लेकिन फिर अल्टीमेटली हम रूडी गार्सिया पे सेटल होते हैं। ये एक मैनेजर की अथॉरिटी और एक मैनेजर की प्रायोरिटी को कितना अंडरमाइन करता है, आप खुद समझ सको। जब आपके क्लब का प्रेसिडेंट कह रहा है कि आप कभी फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर ख्वारशेलिया की बात करें तो उसको जब यहाँ पर लेट गेम में सब्स्टिट्यूट किया गया तो उसने काफ़ी लड़ाई हुई, और यहाँ पर ओसीमन ने तो लिटरली कैमरे के सामने फेस पे जाके कहा था कि तेरे को 2 स्ट्राइकर अप टॉप खिलाना था, जब उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया। इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर ऑफकोर्स द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड फॉर मी,
रियल मैड्रिड और बेलिंगम की। जैसा मैंने कहा कि बेलिंगम जिस हाइप में आया था, हमें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले 2 महीने में क्या होने वाला है, बेली गोल से लेके पूरा सेलिब्रेशन ड्रामा और पूरा सेलिब्रेशन हाइप। लेकिन बेलिंगम रियल मैड्रिड में वो करके दिखा रहा है जो कि शायद से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद किसी ने भी करके नहीं दिखाया। ऐसा नहीं था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद हमने कोई रिकॉर्ड साइन ही नहीं करी है। ईडन हज़ार्ड करा था, गैरेथ बेल करा था, लूका जोविक भी करा था वैसे तो क्या, बट स्टिल द पॉइंट इज कि यहाँ पर हमने बड़े प्लेयर कर दिए, लेकिन बेलिंगम करके दिखा रहा है एंड ही इज नॉट अ स्ट्राइकर। एम्बापे की कमी को ना खलने के पीछे रीजन जोसे लू नहीं बल्कि बेलिंगम है। आज रियल मैड्रिड किसी तरीके से यहाँ पर विनीसियस और रॉड्रिगो के जो अंडर एक्सी परफॉर्म कर रहे हैं उसको अगर कवर कर पा रहे हैं आज, डिस्पाइट कि विनीसियस की परफॉर्मेंस नहीं निकल रही, रॉड्रिगो की परफॉर्मेंस नहीं निकल रही, एम्बापे नहीं है, जोसे लू काम नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी क्यों यहाँ पर रियल मैड्रिड ग्राइंड कर पा रही रिजल्ट, उसका रीजन कौन है? बैली गोल। लेकिन क्यों यहाँ पर मैड्रिड का रिसर्जेंस हो सकता है? क्योंकि वेलेंसिया के अगेंस्ट जो 5-0 से 5-1 से तोड़ाई करी है उसमें ये तो कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि विनीसियस और रॉड्रिगो अगर अपने सिलेंडर को फोड़ने लग गए तो रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में वही दर्जा देना चाहिए जो कि पिछले 2-3 साल से दिया जा रहा था, यानी कि डेफिनेटली अ टाइटल लाइक कंटेंडर, डेफिनेटली अ टाइटल कंटेंडर। क्योंकि इस रियल मैड्रिड में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो कि उनको पिछले कुछ रियल मैड्रिड कैंपेन जहां पर वो जीते हैं वो चाहिए थी, यानी कि उनके पास फायर पावर भी है, उनके पास मेंटालिटी भी है, उनके पास मोमेंट्स हैं और उनके पास एक सबसे बड़ी चीज है वो है कि दे आर द किंग ऑफ केओस। कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, यानी कि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट केओस नहीं रुक पाया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर बात करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 45 गोल मार चुके हैं और ये 11वीं बार है उनके करियर में, 11वीं बार है उनके करियर में जहां उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। 45 गोल 38 साल की उम्र में, और इसमें अल सैक्सी नसर और रोनाल्डो के पोर्चुगल दोनों के गोल काउंट कर रहे हैं। लास्ट टाइम 2021 में उन्होंने 47 मारे थे, 2022 में यहाँ पर यूनाइटेड के अगेंस्ट उनको पता है क्या हुआ था, और अब 2023 में वो वापस आ चुके हैं। 136 गोल पीछे हैं वो 1000 गोल का कारनामा पूरा करने से। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर 900 गोल बहुत यहाँ पर चीजें काम कर रही हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बड़ी टीम के अगेंस्ट, छोटी टीम के अगेंस्ट जस्ट मेरे को लगता है कि वो अपना जो टच है वो यहाँ पर वापस ले आ चुके हैं। ऑफ कोर्स अल सैक्सी नसर कहीं से भी पूरी तरीके से इक्विप्ड नहीं है, पूरी तरीके से बढ़िया नहीं है, लेकिन जितनी भी है मजे आ रहे हैं अल नसर को देखते हुए, क्योंकि रोनाल्डो फैन है, वहाँ पर सादियो माने भी है, वहाँ पर ओतावियो भी है, वहाँ पर ब्रोजोविच भी है। हाँ, ब्रोजोविच की तारीफ करनी चाहिए। अगर आप अल नसर को देखते हो तो ब्रोजोविच हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बात करें यहाँ पर अर्ली बैलन डोर 2024 के, तो मेरे को लगता है कि इस समय जो सबसे ज़्यादा ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है वो है यहाँ पर हैरी केन। हाँ, लास्ट वाला एक और मेरे को दिख गया हैरी केन भाई ऑलरेडी यहाँ पर जिस तरीके से गोल पेले जा रहे हैं, लेवेंडोव्स्की का रिकॉर्ड तो वो तोड़ सकता है, आराम से रिकॉर्ड तोड़ सकता है। जिस तरीके से वो बुंदेसलीगा में गोल मार रहा है और जिस तरीके से उसका रन रेट चल रहा है, वो चैंपियंस लीग और बुंदेसलीगा दोनों में पेल सकता है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से टुकल ने उसको अपना फोकस पॉइंट रखा है वो रखे, और जो कि वो रखेगा। एक अच्छा यूरो कैंपेन, एक अच्छा यहाँ पर बुंदेसलीगा कैंपेन और चैंपियंस लीग में डीप रन जो कि एक्सपेक्टेड है तीनों जगह, हैरी केन बैलन डोर निकाल लेगा। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि जिस रीजन की वजह से हैरी केन बैलन डोर उठा सकता है, उसी पर्टिकुलर सेम रीजन की वजह से बेलिंगम यहाँ पर बैलन डोर उठा सकता है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो कि है कि गिरोना और बायर लेवरकुसन अनथिंकेबल कर सकते हैं क्या यहाँ पर वो लेस्टर का तीसरा नाम हो सकते हैं क्या? लेस्टर 2.0 3.0 की तरफ देख रहे हैं हम। देखो यहाँ पर अगर हम बायर लेवरकुसन की बात करें, नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल जब यूनियन बर्लिन के अगेंस्ट उनका मैच होता है उसके आसपास यहाँ पर वो 13वें-14वें स्थान पे थे। वहीं यूनियन बर्लिन की जो हाइप थी वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो ज़ाबी अलोंसो जो सबसे बड़ा वेपन है वो है अथॉरिटी, मोराल और गेम प्ले। गिरोना की अगर हम बात करें, गिरोना इस समय हाईएस्ट स्कोरिंग टीम है ला लीगा में। क्यों? क्योंकि उनके पास जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इनका गेम प्ले, बिलीफ और यहाँ पर एक्सपीरियंस। और ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि यहाँ पर जिस एफिकेसी और एक्यूरेसी के साथ वो काम कर रहे हैं वो भी काबिलियत तारीफ है। देखो अभी के तौर पे ये है कि बायर लेवरकुसन की अगर हम ज़ाबी अलोंसो की बात करें, उसकी सबसे काबिलियत नज़ाकत के साथ वो करता है वो ये है कि जब बहुत कुछ बुरा हो जाता है तब वो उस चीज़ को इतना हल्ला नहीं काटता, लेकिन जब बहुत कुछ अच्छा हो जाता है तब भी वो यहाँ पर उसको एग्जैजरेट नहीं करता, कामनेस हमेशा रखता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो नहीं चाहता कि उसके प्लेयर्स यहाँ पर किसी भी तरीके से डॉर्टमुंड वाला जो एकदम से डाउनफॉल नाइटफॉल हो जाता है वो ना हो। गिरोना की अगर हम बात करें, एट द अदर एंड यहाँ पर ला लीगा की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं है और कि 11 गेम्स में यहाँ पर 34 पॉइंट उठाना और उसके बाद वो टॉप 4 से बाहर हो जाए, ऐसा आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ है।